तो फॉरेन ब्रांच इज़ ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट ब्रांच जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद अलग से बनाएगी। इसका मतलब वापस से वही ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होगा और हमको सेपरेट कंबाइंड पीनल बैलेंस शीट जैसा भी कहेगा वो बनाना रहेगा। बट द ओनली नाउ एडिशनल इशू इन्वॉल्व वुड बी कि फॉरेन ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस होगा वो INR में नहीं होगा, इट विल बी इन अ फॉरेन करेंसी जहाँ पे वो लोकेटेड है। तो मान लीजिए यू हैव अ ब्रांच इन US, तो ऑब्वियसली वो अपनी वहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स US डॉलर्स में ही बनाएगी। रीज़न इज सिंपल, रोज़ ट्रांजैक्शन भी उसके वहाँ पे US डॉलर्स में होने वाले हैं। तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉलर्स में बनाया तो ट्रायल बैलेंस भी किस में आएगा, US डॉलर्स में। तो अब ब्रांच का तो ट्रायल बैलेंस आया डॉलर्स में, हेड ऑफिस का जो ट्रायल बैलेंस है वो है INR में। तो आप कहेंगे अब ये ऐसे लाइन बाय लाइन एडिशन करके थोड़ी बना सकते हैं। इसका मतलब P&L बैलेंस शीट बनाने से पहले हमको इस फॉरेन करेंसी ट्रायल बैलेंस को INR में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। या मैं सीधा सीधा आई वोंट यूज द वर्ड INR, आई विल से ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को हेड ऑफिस की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन रिवर्स भी आ सकता है, ब्रांच इंडिया में है, हेड ऑफिस US में है, तो आपको INR से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, US डॉलर्स में। तो आप जब कन्वर्ट करना है तो यू नीड अ एक्सचेंज रेट, और वो एक्सचेंज रेट कौन सी काम में लेनी है, AS 11। ठीक है नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जब अपन ने पढ़ा था, वी हैड फॉरेन ऑपरेशंस classified in two categories. One was integral foreign operation, another was non-integral foreign operation. Okay, integral का मतलब वो foreign operation जिसमें ज़्यादातर कंट्रोल हेड ऑफिस का है, मतलब वो क्या माल बेचेगी, क्या टर्म्स में बेचेगी, रोज़ पैसा इकट्ठा होता है हेड ऑफिस को भेजो, समथिंग लाइक दैट। तो जहाँ पे इंटीग्रेटेड है, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक तरह से हेड ऑफिस ही रोज गुड्स बेचता है, तो वापस वहाँ पैसा इकट्ठा होता ही ब्रांच क्या करती है, इंडिया में रेमिट कर देती है। तो इन दैट केस इट इज़ कॉल्ड एज इंटीग्रल। और नॉन इंटीग्रल मतलब लार्जली इंडिपेंडेंट, ब्रांच वहीं से माल खरीदती है, वहीं बेच देती है, वहीं अपने सारे खर्चे मीट आउट करती है। साल में 1-2 बार ज़रूर प्रॉफिट जो इकट्ठा हुआ वो किसको भेज दिया जाता है, हेड ऑफिस को। हाँ, इवन हेड ऑफिस ब्रांच के बीच में भी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, बट उनका जो मैग्नीट्यूड है, उनका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा नहीं होता। मतलब अगर टोटल ट्रांजैक्शंस में से पता चला 10-15% तो हेड ऑफिस के साथ होते हैं, बाकी के 80-90% तो वहाँ लोकली होते हैं। तो वी कॉल सच ब्रांचेज एज नॉन इंटीग्रल। ओके, और इंटीग्रल के अंदर रिवर्स सिचुएशन समझ लीजिए। अब इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल होने से जो एक्सचेंज रेट्स हमको अप्लाई करनी है ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करने के लिए, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आएगा। ट्रायल बैलेंस में ब्रॉडली क्या क्या चीज़ें होगी, एक तो आप कहेंगे इनकम, दूसरा एक्सपेंसेस, तीसरा एसेट्स और चौथा लाइबिलिटीज़। ब्रॉडली यही सब चीज़ें होती हैं। अब एक्सचेंज रेट्स कौन सी लगानी है, तो AS 11 सेज अगर इंटीग्रल है, इनकम एंड एक्सपेंसेस जो होते हैं ये कौन से होते हैं भाई, फॉर द ईयर के, साल भर के होते हैं। तो इसलिए एक्सचेंज रेट भी कौन सी लगानी चाहिए, एवरेज, लॉजिकल, भाई साल भर के हैं तो इसलिए एवरेज रेट। अच्छा, वैसे अगर AS को अपन पढ़ते हैं, AS ने लिखा है कि ब्रांच के सारे ट्रांजैक्शंस को ऐसे ही रिकॉर्ड करो एज एफ वो ट्रांजैक्शन ब्रांच ने नहीं हेड ऑफिस ने की हो। तो अगर AS 11 में अपन जाएं तो AS 11 कहता है जिस दिन जो ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन की रेट पे कन्वर्ट करो। इसका मतलब साल भर मैंने जो जो सेल करी, जिस जिस दिन सेल करी, आप कहेंगे उस दिन की रेट पे क्या करूं, कन्वर्ट करूं। तो इतनी मेहनत कौन करेगा, तो मैं क्या करूं, ट्रायल बैलेंस में जो साल भर की टोटल सेल है उसको हर रोज़ की रेट पे कन्वर्ट करने के बजाय एवरेज रेट पे कन्वर्ट कर दूं। मोर और लेस, तो आंसर क्या होगा, सेम आएगा। आप कहेंगे मोर और लेस सेम आएगा, एग्जैक्ट थोड़ी आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नेट प्रॉफिट वापस घूम फिर के उतना ही रहेगा। क्यों रहेगा अभी समझेंगे। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बात करें तो अगर हेड ऑफिस ने ही ट्रांजैक्शन किए होते तो याद अगर आपको हो बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एसेट्स लाइबिलिटीज़ कौन सी वाली होती है, एंड ऑफ द ईयर वाली, मतलब बैलेंस शीट में जो जानी है। तो बैलेंस शीट में जो भी एसेट लाइबिलिटीज़ फॉरेन करेंसी वाली जानी होती है,
अपन ने एस 11 में पढ़ा था, उसमें दो कैटेगरी है, एक मॉनेटरी, दूसरा नॉन मॉनेटरी। ओके, तो इसमें मॉनेटरी अलग कर दो और नॉन मॉनेटरी अलग कर दो। मॉनेटरी के लिए रूल क्या था, सबको क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करते थे और डिफरेंस पीएनएल में जाता था। कुल मिला के इस ट्रायल बैलेंस में मॉनेटरी एसेट्स को मैं कन्वर्ट ही किस पे कर दूं, क्लोजिंग रेट पे। आप कहेंगे फिर डिफरेंस का क्या होगा, वो जब अपन ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करेंगे, किसी को एवरेज पे ला रहे हैं, किसी को क्लोजिंग पे, किसी को और रेट पे, तो जो फॉरेन करेंसी में तो ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट मिला हुआ था, इंडियन करेंसी में जब कन्वर्ट करोगे मिलेगा ही नहीं, और वही तो डिफरेंस अपने आप फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस आएगा, और उसमें इसका गेन लॉस, इसका गेन लॉस, सब क्या हो जाएगा, इकट्ठा होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नॉन मॉनेटरी में अपने वहाँ पे रूल क्या था भाई, नॉन मॉनेटरी में क्या क्या आता था, आपको कहा था तीन चीज़ें याद रखिएगा, एक फिक्स्ड एसेट्स, एक स्टॉक और एक इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, इसमें रूल ये था वहाँ पर कि अगर ये कॉस्ट पे वैल्यूड है तो एक्सचेंज रेट कौन सी लगेगी, डेट ऑफ परचेज वाली, और अगर इनका वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे कर रखा है तो एक्सचेंज रेट कौन सी लगेगी, डेट ऑफ सच वैल्यूएशन। पर यहाँ पे ब्रॉडली आप कह सकते हैं वैल्यूएशन वाले पॉइंट तो होंगे नहीं, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ इसमें कौन सी एक्सचेंज रेट लगानी है, डेट ऑफ परचेज वाली। ओके, तो ये करने के बाद आप ट्रायल बैलेंस को वापस से कन्वर्ट करके रुपीज़ में बनाओगे, डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस कहाँ चला जाएगा, गेन या लॉस में। बिफोर दैट नाउ सम स्पेशल पॉइंट्स। आप कहेंगे ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस का अकाउंट भी तो होता है, वो किस रेट पे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए रेट की ज़रूरत कहाँ है, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस भी तो है, उसके लिए रेट नहीं लगानी है, वो तो एक्चुअल्स एज पर हेड ऑफिस बुक्स। ब्रांच में एक चीज़ और होती है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, आप कहेंगे उसको किस रेट पे कन्वर्ट करना है, उसके लिए भी रेट नहीं लगानी है, उसके लिए वापस हेड ऑफिस की बुक्स में गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है। इस मतलब जो हेड ऑफिस अकाउंट है, गुड्स रिसीव्ड अकाउंट है, आप कहेंगे उसमें रेट ही नहीं लगानी, उसमें एक्चुअल एज पर हेड ऑफिस काम में ले लो, काम खत्म। हाँ, अब फिक्स्ड एसेट्स को हम किस पे कन्वर्ट करेंगे, डेट ऑफ परचेज। अच्छा, डेप्रिसिएशन भी फिक्स्ड एसेट पे लगता है, जब फिक्स्ड एसेट पे डेट ऑफ परचेज लगी रेट, तो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन भी किस पे कन्वर्ट होगा, डेट ऑफ परचेज। मान लीजिए आप डेप्रिसिएशन को पहले रिकॉर्ड करते हो, मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रिसिएशन, एक तो था ट्रायल बैलेंस के बाद है तो झगड़ा ही खत्म, कारण आप फिक्स्ड एसेट को कन्वर्ट कर लोगे। मान लीजिए $10,000 में फिक्स्ड एसेट थी, डेट ऑफ परचेज के दिन 52 थी, तो आप इसको क्या कर दोगे, 5,20,000। अब इस पर 10% डेप्रीसिएशन लगाओगे तो कितना होएगा, 52,000। अब आपने कहा नहीं, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रीसिएशन ले आते हैं, टेक्निक तो ही ना अपने पास, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रीसिएशन लाना हो तो फिक्स्ड एसेट जो 10,000 थी वो कितनी रह जाएगी, $9,000 में, और डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा, 1,000। अब इस पर भी मैं रेट कौन सी लगाऊंगा, 52, इस पर भी कौन सी लगाऊंगा, 52, तो ऑटोमेटिकली चाहे 5,20,000 पे 10% करूँ, चाहे $1,000 को 52 से मल्टीप्लाई कर दूँ, वो अमाउंट 52,000 ही रहने वाला है। सो दैट इज़ हाउ वी हैव टू यूज़ द रेट्स। हाँ, इसमें लॉजिक ये है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ब्रॉड रूल आप याद रख सकते हो, पीएनएल अकाउंट की सब चीज़ें फॉर द ईयर होती है, इसलिए एवरेज रेट पर, हर एक चीज़ पे एवरेज रेट नहीं है। इसमें डेप्रिसिएशन कौन सी रेट पर है, डेट ऑफ परचेज पर। वैसे एएस एवरेज की बात ही नहीं करता, एएस तो कहता है हर ट्रांजैक्शन जिस दिन हुआ उस दिन की रेट पे कन्वर्ट करो, पर आप कहेंगे इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमेशा कौन सी काम में लेते हैं, एवरेज रेट। बैलेंस शीट की जो भी एसेट्स लाइटिज़ है, मॉनेटरी सब किस पे कन्वर्ट होगी, क्लोजिंग, चाहे वो 1 महीना पुरानी है, चाहे 5 महीने पुरानी है, चाहे 5 साल पुरानी है, और नॉन मॉनेटरी जो भी है वो तो डेट ऑफ परचेज। ओके, और ये हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव्ड, एक्चुअल्स, डिफरेंस आएगा, वो फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस ब्रांच के पीएनएल में राइट ऑफ हो जाएगा। ये रूल है किसके लिए, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस के लिए। नॉन इंटीग्रल के लिए थोड़ा आसान है। नॉन इंटीग्रल का मतलब ब्रांच अलग, अपन अलग, रोज़ का कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ पर रूल ये है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस सारे एवरेज पर, बैलेंस शीट की सारी चीज़ें चाहे वो मॉनेटरी है चाहे नॉन मॉनेटरी है, सब क्लोजिंग रेट पर। हाँ, ये वाला तो एक्चुअली रहेगा, और डिफरेंस जो आएगा, हाँ यहाँ पे तो गेन लॉस जो आएगा फॉरेन एक्सचेंज
गेन लॉस कहाँ ट्रांसफ़र होगा, पीएनएल में। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो गेन लॉस बैलेंस शीट में इकट्ठा होगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। ओके, तो देखो भाई थोड़ा सा थ्योरी। Foreign branches. Foreign branches are also independent branches which maintain their own separate books of accounts in foreign currency. Thus, at year end, trial balance of foreign branch will also be prepared in foreign currency. For preparation of consolidated P&L and balance sheet, this foreign currency trial balance has to be converted into reporting currency of head office. As per AS 11, foreign branches are classified in two categories and based on that we have to apply different exchange rate for different transactions. अब exchange rate, हाँ देखिए भाई, पर्टिकुलर्स, इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल। इनकम में क्या क्या है एग्जाम्पल लिखे हुए, सेल्स हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड, अदर इनकम, दोनों में सेम रूल है, एवरेज। खर्चों में परचेज और दूसरे सब खर्चे एवरेज। फिर गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, ये एक्चुअल्स। ओपनिंग स्टॉक, दोनों में ओपनिंग रेट। डेप्रिसिएशन, हाँ यहाँ पर रेट ऑन डेट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, हाँ इस वाले में लिख दो भाई एवरेज रेट। ठीक है। एसेट्स लाइटिस, फिक्स्ड एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोविजन, हाँ इंटीग्रल में तो डेट ऑफ परचेज, यहाँ पर क्लोजिंग रेट। हेड ऑफिस अकाउंट एक्चुअल्स। मॉनेटरी एसेट लाइटिस, देखिए मॉनेटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी क्लोजिंग है इधर भी क्लोजिंग है। नॉन मॉनेटरी में यहाँ पे डेट ऑफ परचेज है उधर क्लोजिंग है। ओके, अच्छा इसमें लिखा हुआ ही नहीं क्या नॉन मॉनेटरी, लिखते हैं अभी। क्लोजिंग स्टॉक, दोनों जगह क्लोजिंग है। डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, हाँ यहाँ पे कहाँ ट्रांसफ़र होगा, पीएनएल में, यहाँ पर फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। लास्ट में एक ऐड कर लीजिए, नॉन मॉनेटरी एसेट्स लाइबिलिटीज, नॉन मॉनेटरी एसेट्स लाइबिलिटीज, इधर तो डेट ऑफ परचेज उधर क्लोजिंग। आप कहेंगे क्वेश्चन आया, लिखा नहीं है कि इंटीग्रल है कि नॉन इंटीग्रल है, तो ब्रांचेस बाय डिफ़ॉल्ट इंटीग्रल ही मानते हैं, क्योंकि ब्रांच में मान के चलते हैं रोज़ गुड्स जाता है पैसा आता है, तो इट इज़ इंटीग्रल। सो लिखो, हाँ एक नोट लिख लीजिए, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी अज्यूम branches are integral, we assume branches are integral। एग्ज़ाम के हिसाब से फॉरेन ब्रांच ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिपेंडेंट से, हाँ भाई, क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांच का तो पॉइंट कवर होता ही है, साथ में एक कन्वर्ट करने वाला काम भी टेस्ट हो जाता है। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 24, on 31st December 2021, following balances appeared in books of Chennai branch of an English firm having head office in New York। तो रुपीज़ स्टॉक 1 जनवरी, हाँ अब आप कहेंगे ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक तो नॉन मॉनेटरी है, आप कहेंगे ओपनिंग स्टॉक जिस दिन ख़रीदा था उस दिन की रेट। आप कहेंगे डेट ऑफ परचेज अगर ओपनिंग स्टॉक की नहीं दी हुई है कि भाई 2 महीने पहले ख़रीदा, 5 महीने पहले, तो हम यही मानेंगे ओपनिंग स्टॉक का मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग, मतलब फीफो मानते हुए लास्ट मोमेंट पे ही ख़रीदा होगा, तो लास्ट ईयर की क्लोजिंग रेट कह दो या इस साल की ओपनिंग, हाँ वो सेम ही होगी। ओके, देन परचेज सेल्स कौन सी रेट लगेगी भाई, एवरेज। डेटर्स क्रेडिटर्स, ये मॉनेटरी एसेट लाइटिस है, कौन सा, क्लोजिंग रेट। बी आर बिल्स पेबल, हाँ ट्रायल बैलेंस में बी आर बिल्स पेबल कौन से आते हैं, साल भर के आते हैं कि क्लोजिंग वाले, देखिए एसेट लाइटिस सब क्लोजिंग वाली आती है, तो बी आर बिल्स पेबल मॉनेटरी है इसलिए क्लोजिंग रेट। सैलरीज वेजेस एवरेज रेट, रेंट रेट्स टैक्सेस एवरेज, फर्नीचर, डेट ऑफ परचेज। बैंक अकाउंट, हाँ बैंक अकाउंट क्या है, मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी है, एसेट है, हाँ मॉनेटरी है, फिक्स है, कितना पैसा लेना है, क्लोजिंग रेट।
न्यूयॉर्क ऑफिस अकाउंट, ये हेड ऑफिस अकाउंट, ये तो एक्चुअल पे। स्टॉक 31 दिसंबर क्लोजिंग 637,500 था। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक। अगर डेट ऑफ परचेज नहीं दी हुई है कब खरीदा, तो हम यही मानेंगे ईयर एंड में क्लोजिंग रेट। ब्रांच अकाउंट इन न्यूयॉर्क बुक्स शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ $13,400 ऑन 31 दिसंबर एंड फर्नीचर अपीयर्ड इन हेड ऑफिस बुक्स एट $1750। चलो यहाँ पे रेट नहीं दे करके सीधा ही दे दिया। फर्नीचर जो 91,000 रुपये है उसकी डॉलर वैल्यू कितनी रखनी है भाई, 1750। रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर $1 on December 20 was 52, December 21 it is 51, average rate 50 है। Prepare in head office books the P&L account and balance sheet of branch assuming integral foreign operation। तो हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का P&L बैलेंस शीट पूछा है। अच्छा, कितना आराम हुआ, सिर्फ ब्रांच ही दिया है, हेड ऑफिस साथ में है ही नहीं, मतलब सिर्फ ब्रांच का ही P&L और ब्रांच की बैलेंस शीट है। मोस्टली एग्ज़ाम में यही रहता है, क्यों नहीं तो थोड़ा साइज़ बड़ी हो जाती है ना भाई, पहले कन्वर्ट कराओ फिर हेड ऑफिस प्लस ब्रांच। हाँ, वैसे क्वेश्चन तो अपन करेंगे, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली ब्रांच, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, कन्वर्ट किया, फिर उसी का P&L और बैलेंस शीट। हाँ शुरू करिए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हाँ P&L बैलेंस शीट नहीं बनेगा, पहले कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस। तो हेडिंग लगाइए कन्वर्जन ऑफ ट्रायल बैलेंस इन US डॉलर्स। अच्छा देखिए, यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन है, ये ब्रांच इंडिया में है, हेड ऑफिस US में है। ओके, तो अपने को इंडियन रुपी से US में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन हेड ऑफिस करेंसी। हाँ देखिए, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, पर्टिकुलर्स, हाँ, रुपीज़ अमाउंट, एक्सचेंज रेट, उसके बाद US डॉलर अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक 2,34,000। हाँ, आप कहेंगे पिछले साल की रेट लगा दें। पिछले साल दिसंबर 2020 में रेट कितनी थी भाई, 52 रुपीज़। हाँ, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। हाँ, ये बस सबसे अच्छा से अच्छे से याद रखना है, ये नहीं अपने फिक्स है बस हम तो मल्टीप्लाई करेंगे भाई। अगर डॉलर से INR में आना हो तो मल्टीप्लाई होगा। हाँ, और क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, $1 52 के बराबर है या $52 1 के बराबर है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ओके तो डिवाइड करके निकालो भाई, 4,000। हाँ, और अब इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना है, डेबिट में कौन सा लिखना है, क्रेडिट में कौन सा, क्योंकि ये वाला कॉलम मैंने कॉलम कॉमन बना दिया है। ये नहीं क्रेडिटर आया पास में तो यही है, इधर ही लिख देते हैं, ठीक है। अब परचेज सेल्स, हाँ अपने को थोड़ा अलग अलग लिखना पड़ेगा कि अपने कॉलम एक ही है। परचेज कितना है भाई, 15,62,500, सेल्स 23,43,750। हाँ, एवरेज रेट 50 रुपये दिए क्वेश्चन ने। हाँ, 50 से डिवाइड करो भाई, 31, और सेल्स वाला 46,875। डेटर्स क्रेडिटर्स 7,65,000, 5,10,000। हाँ, ये क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होंगे, 51, 15,000, और क्रेडिटर हो गए 10,000। हाँ जी, BR 2,04,000, बिल्स पेबल 178,500। हाँ, BR बिल्स पेबल कौन सी रेट, क्लोजिंग रेट विच इज 51 अगेन, 3,500।
Salaries and wages 1 lakh rupees. Average rate 50. $2,000. Rent rates 106 250. Average rate 50. 2125. Furniture account 91,000. हाँ, यहाँ पे मेरे को रेट काम में ही नहीं लेनी है. क्वेश्चन नहीं दे दिया कि 1750 है. हाँ, नहीं तो क्वेश्चन रेट देता उस दिन की, किस दिन खरीदा. तो बैंक अकाउंट 568 650. हाँ, कौन सी रेट? क्लोजिंग रेट 50 रुपये है. क्लोजिंग नहीं, 51 है. 11,150. हेड ऑफिस अकाउंट 599,150. हाँ, इसमें तो कभी रेट लगेगी ही नहीं. एक्चुअल्स उधर कितना है भाई? 13,400. हाँ, डेबिट में मत लिख देना. आप कहीं लिखा है ना उसके यहाँ पे डेबिट बैलेंस था. और भाई उसके वहाँ था. अच्छा, अपने ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में था तो वापस क्रेडिट में ही आएगा. हाँ, अब आप क्या करिए, एक बार यहाँ तक की टोटल लगा लो दोनों तरफ की. डिफरेंस आएगा, मिलने वाला नहीं है, बट एक बार टोटल लिख लो. कौन सी वाली? क्रेडिट वाली 775. हाँ जी. कितने का फ़र्क आ रहा है भाई? 2,000 इस तरफ आ रहा है. बस इस तरफ 2,000 लिख दो और ये आ जाएगा मेरा फॉरेन एक्सचेंज गेन ऑब्लिक लॉस. हाँ, ये लॉस है, गेन है. ट्रायल बैलेंस के डेबिट में है तो लॉस है. यस, अब अपने को P&L बैलेंस शीट बनानी है. हाँ, बस अब अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा. क्वेश्चन में नहीं देखना है. समझ गए क्या गड़बड़ होगी? आदत होती है परचेज. हाँ, क्वेश्चन वाली लिख लो. स्टार्टिंग के 2-4 फिगर तो यहाँ से लिखे, बाकी वहाँ से क्वेश्चन में से लिख लिए. मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो गया. ओके, सो बी केयरफुल अबाउट इट. दैट कैन बी अ मिस्टेक. हाँ, अपने तो बस अब जो है यही है, यहीं से सॉल्यूशन बनाना है. हाँ, अब लास्ट में यहाँ तक हो गया सब. हाँ, अभी एक चीज़ बाकी रह गई भाई. क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 6 लाख. हाँ, इसको क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट कर दूँ. 51 12. हाँ, ध्यान दीजिए, मैंने इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं डाला है क्यों, पहले भी नहीं था तो अभी क्यों डालूँ. हाँ, आप कहीं डालना हो तो कर सकते हैं. फिर वो ओपनिंग स्टॉक परचेज की जगह क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग. हाँ, पर अपन क्यों जमेला करें, नीचे रहने देंगे. बना लोगे P&L अकाउंट बैलेंस शीट तो? एक हाँ भाई,
होमवर्क में कुछ है क्या? क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, ये एक होमवर्क में लिख लीजिए। यहाँ रुपीज़ इन थाउजेंड्स में दिया हुआ है, INR में, उसको डॉलर में कन्वर्ट करना है, और डॉलर में थाउजेंड्स में नहीं, क्वेश्चन कह रहा है डॉलर ही रखना और उसमें भी 2 डेसिमल और लगाना। क्यों, देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। जैसे स्टॉक 300 है थाउजेंड्स में, अब आप इसको डिवाइड बाई 50 कर दोगे तो वैसे ही वो बेचारा कुछ बचेगा नहीं। तो कह रहा है पहले तो आप 300 को 3 लाख कर लो, फिर डिवाइड बाई रेट करके जो अमाउंट आता है, ठीक है, उससे आपको कैलकुलेशन करना है। ओके, तो यहाँ पे भी INR में है, US डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, बस बहुत है।